नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, ये जो साइंस का सीरीज है फिजिक्स का एनसीईआरटी फुल कोर्स फॉर ऑल एग्जाम, किसी भी परीक्षा के लिए, उसका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने साउंड वेव क्लियर कर लिया है। साउंड वेव ध्वनि की पूरा प्लेलिस्ट में फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम में पढ़ा हुआ है, जाकर पढ़ सकते हैं। आज बच्चों हम लोग का चैप्टर जो चालू होगा वो होगा नेक्स्ट यूनिट, नई इकाई जिसे कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट, प्रकाश। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। तो ये लाइट जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है किसी भी कंपटीशन के लिए, जो भी एग्जाम हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए जो लाइट का है ना, और रियल लाइफ से जोड़ करके इसको हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में जितना सार दिया है उसको सिंपल भाषाओं में आपको समझाएंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला बात आता है बच्चों कि लाइट पढ़ेंगे। लाइट है क्या चीज? तो देखिए लाइट क्या चीज है, तो लाइट के बारे में पहले जानेंगे ना। तो लाइट जो है, लाइट प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है, क्या है? पहला कंसेप्ट समझना, एनर्जी है। लाइट क्या है बच्चों? एनर्जी है। लाइट इज ए एनर्जी। लाइट को हम क्या कह सकते हैं? लाइट इज अ एनर्जी। एनर्जी है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये नहीं आएगा कि लाइट क्या है, बस बता देते हैं कि लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है बच्चों, एक आई, आंख, और एक लाइट, प्रकाश। मान लीजिए आपके पास आंख है, आई है, बट लाइट नहीं है, लाइट एकदम समाप्त कर दिया जाए तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर आपके पास लाइट है, आई नहीं है, आंख नहीं है, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जो क्या करती है? किसी वस्तु को दिखाने का काम करती है। तो पहले तो ये समझे। दूसरा बात, लाइट जो चलती है ना, प्रकाश, वो सीधी रेखाओं में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा बात याद रखना है लाइट के बारे में, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। आगे बहुत सारा डीपली चीज पढ़ना है, अभी उतना नहीं कि लाइट का नेचर क्या होता है। पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है, तरंग की तरह भी चलता है, कण की, वो सब आगे आएगा। अभी जितना बता रहे हैं उतना समझिए। तो लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। जैसे कोई टॉर्च हमने बारा तो उसमें से जो किरण निकलते हैं ना, जो फोकस निकलता है, जो ऐसे जाता है, उसी को रे कहते हैं, किरण। तो वो सीधी रेखा में चलता है। देखते हैं जैसे सन है, ये सन है, तो सन से जो लाइट आती है, सन से क्या आती है बच्चों? जो लाइट आती है, उससे बचने के लिए हमने अम्ब्रेला, छाता का यूज करते हैं। अगर लाइट सीधी रेखा में, जिस ओर से रे आती है, जिधर से किरण आती है, जिधर से लाइट आता है, उसके अपोजिट में क्या करते हैं? अम्ब्रेला फैला देते हैं, छाता फैला देते हैं, तो हम बच जाते हैं। अगर लाइट टेढ़ी चलती तो आपने छाता ऐसे लगाया, वो अंदर से टेढ़ी आके घुस जाएगी। लाइट स्ट्रेट चलती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बच पाते हैं। तो लाइट के तो ये हो गई कि लाइट चैप्टर है, लाइट है क्या, छोटे क्लास से। अब मेन बात करते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखा होगा, तो आज का जो टॉपिक है लाइट में हम लोग का बच्चों, वो है, देखिए आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे? परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए ये क्या चीज होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चीज होती है कि क्या होती है, आखिर रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं? पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए आप पहले क्या करते थे हम लोग कि जैसे
जैसे देखो रबड़ की गेंद है, रबड़ की कोई गेंद है, रबड़ की गेंद है जिसे क्रिकेट खेलते हैं, उसे जमीन पर फेंको, जमीन पर फेंकते हैं तो पड़क करके मीन्स वो गेंद फिर हाथ में आ जाती है। हैंड से क्या करते हैं, फॉल करते हैं किसी बॉल को लैंड पर, अर्थ पर, तो वो क्या होती है बच्चों, वो फिर हमारे हैंड में वापस क्या हो जाती है, आ जाती है। माने ठेठ भाषा में ये समझे कि जब गेंद को फेंकते हैं तो वो पड़क करके फिर ऊपर आ जाती है, तो कहेंगे कि क्या, गेंद रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कहेंगे, गेंद परावर्तित हो रही है, परावर्तन कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है। गेंद क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे छोटे जब बच्चे होते थे हम, या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो लगता है कि क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं कि क्रिकेटर बन जाएंगे या क्रिकेट के लिए, तो वो क्या करते हैं, गेंद को कभी ले लेते हैं रबड़ वाली और दीवार पर मारते हैं, दीवार से टकरा करके वापस फिर हाथ में आ जाती है, फिर मारते हैं, फिर रोकते हैं। तो वो क्या कर रही है, गेंद गई और टकरा करके कहीं से वापस आ जाएगी, तो टकरा करके वापस जो चीज आती है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो वही काम यदि प्रकाश कर दे, कहीं लाइट जाए, लाइट जाए, जैसे इस बोर्ड पर लाइट मारे और यहां से लड़कर फिर वापस आ जाए, फिर हमारे पास जहां से लाइट फेंके, जहां से लाइट हमने गिवन किया वहीं पर रिटर्न हो जाए लाइट, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हो गया। जैसे गेंद का परावर्तन कहते थे कि गेंद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कहेंगे कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब, परावर्तन का मतलब क्या हुआ, परावर्तन का मतलब ये हुआ कि कहीं से टकरा कर फिर उसी दिशा में, उसी जगह जाना, जहां से फेंका गया था उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस क्या होना बच्चों, आना। ऑफ माने का, लाइट माने प्रकाश, माने प्रकाश का वही क्रिया हो जाए। जैसे गेंद होता है, गेंद को मारते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो क्या लगता था कि वो बॉल रिफ्लेक्ट कर रही है, कहते थे कि बॉल क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, लड़कर आ रही है, तो कहेंगे कि बॉल रिफ्लेक्ट कर रही है। वही काम अगर लाइट कर दे, वही काम क्या कर दे, यही काम अगर लाइट कर दे, तो कहेंगे किसका रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ गए कि टकरा कर कोई चीज आ जाता है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक सरफेस चाहिए, सरफेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक सरफेस चाहिए, सरफेस चाहिए, सतह चाहिए, सतह। देखिए बच्चों, जितना एनसीईआरटी में दिया है, एक एक लाइन का निचोड़ निकालकर सिंपल भाषाओं में पूरा बुक पढ़ जाइएगा, यही चीज मिलेगा। 6 to 12 पूरा एनसीईआरटी पढ़िएगा तो यही मिलेगा। तो देखिए, सरफेस, सतह चाहिए रिफ्लेक्ट होने के लिए। आखिर मान लीजिए लाइट आएगा, तक रिफ्लेक्ट होने के लिए एक सरफेस चाहिए। जैसे सरफेस क्या है, दीवार, बॉल को मारे तो बॉल टकरा कर, तो लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तब इस पर क्वेश्चन कैसे बना है और कैसे न्यूमेरिकल ग्रुप डी में किस लेवल का दिया है, देखिए अभी बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे, आईएएस में कैसे पूछा है, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन इससे बनाया है, छोटा टॉपिक से, बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, और पूरा लाइट कंप्लीट पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो देखिए, एक सरफेस चाहिए। सरफेस कैसा चाहिए, कैसा भी सरफेस नहीं चाहिए बच्चों, एक सरफेस चाहिए, सतह चाहिए, वो भी कैसा, ओपेक, ओपेक चाहिए, अपारदर्शी, अपारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। देखिए, एक ओपेक होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि इस पार से लाइट डाले और उस पार निकल गई तो वो ट्रांसपेरेंट है। लाइट इस पार से डाले और उस पार नहीं गई, टकरा करके वापस आई, तो उस सतह को कहेंगे ओपेक, जिसमें अभी समझाते हैं। देखिए, सरफेस चाहिए हम लोग को, परावर्तन के लिए क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए, सतह चाहिए। वो भी सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, मीन्स ओपेक क्यों होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। अब कारण इसका क्या है, देखिए कारण क्या है कि क्यों ओपेक चाहिए, सरफेस अपारदर्शी क्यों होना चाहिए। देखिए, जैसे पारदर्शी कोई चीज है, जैसे टॉर्च बारे, आपने टॉर्च बारा, लाइट दिया पानी में, वाटर के ऊपर, तो वो लाइट क्या हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। उसी तरह आपने शीशा पर, कांच पर लाइट बारा, तो कांच अगर पारदर्शी नहीं, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट क्या हो जाएगी, इस पार से उस पार,
ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, एक क्रॉस कर जाएगी, उस पार चली जाएगी लाइट। तो लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस चाहिए, वो भी सरफेस कैसा होना चाहिए, तो ओपेक होना चाहिए। सब ये क्वेश्चन बनाया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, अपारदर्शी, ओपेक की प्रभासी, ट्रांसलूसेंट। 3 चीज होता है बच्चों। देखिए, एक होता है ना कि अपारदर्शी, जिसे इस पर से उस पर न जाए, एक ट्रांसपेरेंट, उस पर चला जाए, एक होता है ट्रांसलूसेंट, परभासी, जिसमें जैसे तेल लगा हुआ कागज, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, तो वो ऑप्शन देता है। तो पहला जो हम लोग का चॉइस है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए अपारदर्शी सतह होना चाहिए। सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। कारण क्या है, तो कारण बता दिए कि जैसे टार्च बारे पानी पर, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट पानी के अंदर चल जाएगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ओपेक रहता तो अंदर नहीं चल जाती, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अरे कहीं यहां से लाइट बारे, यहां से लाइट दिए और उस पार चली गई, तो रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब कि वापस आना चाहिए, इसीलिए कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। या आप कांच पर भी बारते हैं, तो लाइट को रिफ्लेक्ट कराना हो तो ओपेक सतह होना चाहिए, ताकि लाइट जाए और टकरा कर वापस आ जाए। ओपेक अपारदर्शी सतह चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, देखिए, इसलिए मैं क्या करता हूं, हेडिंग तो समझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको समझाते हैं, फिर से सुनिए कि लाइट को रिफ्लेक्ट कराना हो तो आपके पास ओपेक मींस अपारदर्शी, अभी समझाए, एक सरफेस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट जाए एवं टकरा कर वापस आ जाए, और टकरा कर वापस आने को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। दूसरी बात, ओपेक्यू पारदर्शी सतह इसलिए होना चाहिए कि टकरा कर वापस आ जाए। दूसरी बात, आपने घर में देखा होगा, देखिए, जैसे आपने घर में देखा होगा मिरर, आपने घर में देखा होगा बच्चों मिरर, शीशा, मिरर। तो हम क्या करेंगे, घर में देखा होगा एक मिरर, जिसमें साइड में क्या होती है कि पॉलिश की होती है, पीछे के बैक साइड में पॉलिश की हुई है। जैसे देखिए, एक घर में आईना देखे होंगे, शीशा, जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं। तो घर में जो आप देखे होंगे मिरर, वो प्लेन मिरर, तो उसमें क्या होगा कि उसको तोड़ करके देखिए, तोड़ने का मतलब शीशा नहीं तोड़कर, पीछे का जो प्लास्टिक का कवर लगा रहता है आईना में, उसको तोड़ करके देखिएगा। तो वो जो शीशा है ना, शीशा के पीछे एक सिल्वर की पॉलिश की हुई रहती है, लाल रेड कलर की एक पॉलिश की रहती है, सिल्वर पॉलिश रहता है। जैसे ये मिरर है, तो ये प्लेन मिरर अगर है, तो अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट इधर आ जाएगी। आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन पढ़ेंगे, अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे पॉलिश रहता है एक, तो वो क्यों बनाया जाता है, वो उस सरफेस को ओपेक किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आईना घर में होता है, जो घर में शीशा होता है जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं, तो वो शीशा के पीछे वो पेंट किया रहता है सिल्वर का। वो इसलिए किया रहता है, उसको अगर खरोच देंगे, उसको अगर नोच देंगे, छील दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उस पर लाइट डालिएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट इस पर से उस पर चला जाएगा। और जब सिल्वर पेंट रहेगा तो देखिएगा कि उस पर जब सन की लाइट पड़ेगी, जब उस आईना पर, उस मिरर पर जिस पर पीछे से पॉलिश है, तो वो ओपेक हो गया। इसीलिए ओपेक बता रहे हैं, अपारदर्शी। तो वो क्या होगा कि वहां से लाइट आता है ना, कहीं दीवार पर देखेंगे तो वो चमकेगा। जैसे कोई कहता है गाना कि शीशा चमकावता छत के ऊपर से, तो शीशा चमकाने का मतलब क्या हुआ कि शीशा पर लाइट आया, उस लाइट को किसी के चेहरे पर भेज देना, ताकि उसका नजर आ जाए इधर कि मैं यहां हूं। तो शीशा पर जब लाइट पड़ता है, वहां से लड़ करके जाता है, वही रिफ्लेक्शन है, वो चमकता है। तो वो कैसे होता है, जब पीछे पॉलिश रहेगा, पॉलिश नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कभी शीशा देखना प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के पीछे जब तोड़ेंगे प्लास्टिक तो उसमें तभी चेहरा हम देख पाते हैं, वरना वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ओपेक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। तो पहला बात कि अब हम करेंगे क्या कि मिरर ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, प्लेन मिरर ले लेते हैं। एक बच्चों क्या लेते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर। जितना साइंस पढ़ेंगे रियल लाइफ से जोड़ करके, तो प्लेन मिरर ले लेते हैं, जिसको कहते हैं समतल दर्पण,
समतल दर्पण। दर्पण तो आपने देखा होगा कि समतल दर्पण अभी बताया कि घर में जो होता है तो वो क्या होता है, समतल दर्पण जो होता है तो उसके पीछे कलई किया रहता है। कलई मीन्स पॉलिश किया हो रहता है, सिल्वर पॉलिश रहता है। तो वो क्या हो जाता है, वो जो सरफेस है वो सरफेस क्या हो गया, ओपेक हो गया, अपारदर्शी हो गया। ओपेक का मतलब अपारदर्शी का मतलब कि एक पार से दूसरी पार लाइट ना जाए, टकरा कर वापस आ जाए। हमको टकराना ही है, टकरा कर वापस ही करना है, लाइट का रिफ्लेक्शन कराना है, परिवर्तन कराना है। बॉल के जैसे जैसे बॉल टकरा करके आती थी, तो अब देखिए होता है क्या, शीशे के आपको बताते हैं कि मिरर को के पीछे क्या रहता है, ओपेक हो जाएगा। पॉलिश सिल्वर कर देते हैं कि वो क्या हो जाए, अपारदर्शी हो जाए। तो अब रिफ्लेक्शन करना है तो सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो लाइट पार कर जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, पार कर जाएगी। तो पहला बात लिखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक सरफेस होना चाहिए, एक सतह होना चाहिए, और वो भी सतह कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, ताकि लाइट इस पर आए तो टकरा कर वापस चला जाए, नहीं तो इस पार से उस पार चली जाएगी, अक्रॉस कर जाएगी मिरर को। अगर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, पारदर्शी रहेगा, तो जैसे पानी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट डालेंगे तो पानी के अंदर लाइट चला जाता है, टकरा कर आता नहीं है। अगर पूरा, और उसी तरह अगर आप शीशा पर डालते हैं, पॉलिश नहीं किया है, तो लाइट इस पर से उस पर चली जाएगी, तो परिवर्तन नहीं होगी। तो परिवर्तन करने के लिए, रिफ्लेक्शन कराने के लिए मिरर लेना है, और मिरर कैसा होना चाहिए, ओपेक्यू। ओपेक्यू के लिए क्या किया जाता है कि शीशा जो होता है उसके पीछे सिल्वर का पेंट कर दिया जाता है कि उस पर लाइट जाए तो लड़ करके आए और लाइट का क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। अब समझते हैं कि दूसरी बात समझाते हैं आपको। अब क्या करेंगे, एक तो समझ गए कि परिवर्तन के लिए एक सरफेस लेना है, सरफेस कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। दूसरा बात समझते हैं, देखिए जैसे हमने एक सरफेस ले लिया, सरफेस को पॉलिश कर दिया इधर से, तो ओपेक हो गया, ये हो गया। अब हम एक लाइन बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं बच्चों, लाइन बनाते हैं, ताकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन के नियम समझाएं और उस पर न्यूमेरिकल बनवाएं, तो कंसेप्ट क्लियर रहे कि सरफेस क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। एक लाइन हमने खींचा, इस सरफेस पर एक लाइन खींचा, और ये लाइन देखिए 90 डिग्री बनाती है। तो कोई भी लाइन, ये मैथ का कंसेप्ट है, कोई भी लाइन एक सरफेस है, सरफेस का मतलब जमीन, जगह, सतह, प्लेन कोई है, और उस पर कोई लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। जब कोई रेखा किसी सरफेस पर यदि 90 डिग्री का कोण बना दे, 90 डिग्री, तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। पहले आप समझिए कि अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल क्यों, इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का सरफेस पर एंगल बना रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, तो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसी भी सरफेस से, तो उस लाइन को नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। अगली बात आपको समझाते हैं, देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा कि परिवर्तन के लिए और क्या चीज सीखना है, ताकि आप क्लियर एक भी क्वेश्चन इसका ना छूटे, आपसे बन जाए। तो देखिए अभी दो चीज सीख गए कि एक मिरर ले लिए, उसको पीछे से पेंट कर दिए, तो सरफेस ओपेक्यू बन गया। सरफेस ओपेक्यू होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। और एक हमने नॉर्मल भी डाल दिया, एक हमने नॉर्मल भी डाल दिया 90 डिग्री। ये क्या है बच्चों हम लोग का, ये सरफेस है, सरफेस, सरफेस है, सतह। सतह कैसा है, अपारदर्शी, ओपेक है। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स अभिलंब है, अभिलंब। अब बात करते हैं, अब आपको समझाते हैं कि मान लीजिए किसी ने टॉर्च बारा। देखिए बच्चों, जैसे कोई टॉर्च हम यहाँ से बारे, टॉर्च बार दिए, या कोई भी चीज़ लाइट दिए, तो लाइट में से जो रोशनी निकलती है ना, जो प्रकाश आता है ऐसे, उसे रे कहते हैं, किरण। मान लीजिए ऐसे आया,
यहाँ पर, यहाँ से टिन 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 आकर के यहाँ टकराया, यहाँ पर क्या हुआ, टकराया। ये एरो लाइट आ रही है। लाइट का मतलब देखिए रे के रूप में चलती है। जैसे टॉर्च बारते हैं ना तो उसमें से जो प्रकाश निकलती है ना, जो आगे देखते हैं, जो लाइट अंजोर जाता है उसे रे कहते हैं, रे के रूप में चलती है, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रे बोलते हैं, रे। रे मीन्स RAY, किरण। अब देखिए जो आती है ना, जो यहाँ पर आ रही है, जो किरण आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित, आपतित किरण। बात समझना है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, जैसे सन से लाइट आई, मान लीजिए शीशा पर हमने प्रकाश डाला, तो जो प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च बार रहे हैं और प्रकाश जो जा रहा है शीशा पर, अभी जा रहा है, उसे कहते हैं आपतित किरण। जो शीशा पर आ रहा है, आपतित, आ रहा है, आपतित, आपतित। इंसिडेंट, जो इंसिडेंट कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो आ रहा है उसे क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो सन से या टॉर्च से जो भी लाइट आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब यहां से ये टकरा गई, टकराने के बाद बच्चों क्या होगी, टकराने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित हो जाएगी। यहां से आई और टकरा करके क्या हो जाएगी, अभिलंब एक बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे, इसी से सब सवाल सॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंस है, एक बाउंड्री है कि रिफ्लेक्ट होगा। यहां से आई, आपतित किरण कह दिए, ये लड़ करके परावर्तित हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे। तो बात समझिए पहले, प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या हुआ बच्चों, एक हमने लाइट जो आई उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, नाम याद रखना है। जो सरफेस होता है उसे सतह कहते हैं, या ओपेक्यू, अपारदर्शी सतह कहते हैं, सतह भी बोल सकते हैं। एक उस पर लाइन रहती है जो 90 डिग्री का सतह से कोण बनाती है, कुछ नॉर्मल, अविलंब कहते हैं। और जो लाइट आई और लड़ने के बाद, टकराने के बाद, उसी माध्यम में, माध्यम का मतलब देखिए ऊपर एक माध्यम है, ऊपर गई, इधर गई, डायरेक्शन चेंज किया। अभी बात करेंगे सब चीज पर कि क्यों इधर गई, इधर क्यों नहीं गया, उसका नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। उसके लिए ये चीज समझना है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या है। तो ये तो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और जो लड़ करके जाती है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है। इतना चीज तो समझ गए कि जो आती है उससे क्या कहते हैं, और जो आपतित किरण होती है और जो लड़ करके जाती है बच्चों उसे क्या कहते हैं। तो इसी नॉर्मल पर तो इंपॉर्टेंस इसका समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल देंगे ना तो नॉर्मल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है कि परावर्तित किरण हो गई। अब एक चीज होता है, देखिए आपतित किरण इंसिडेंट रे है और परावर्तित किरण, मान लीजिए इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। देखिए अब मैथ का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको समझना है तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा इस पर। नियम तो नियम है, नियम रटने से कुछ नहीं होगा। नियम में एक एक शब्द को समझना जरूरी है कि नियम में जो शब्द आया है उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब मीनिंग क्या है। तो देखिए ये जो रे आई, ऐसे एक नॉर्मल है, एक सतह है आपके पास। ये जो रे आई इसके दो कोण बन रहे हैं, एक तो इधर भी कोण बना रही है सरफेस से और आपतित किरण, इंसिडेंट रे एंड सरफेस, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे। इसको ध्यान नहीं देना, एग्जाम में यही देगा। आपका इंपॉर्टेंस है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, इस अभिलंब से जितना कोण पर आती है, मान लीजिए ये 20 है, तो ये जब जाएगी ना तो नॉर्मल से उतने कोण पर जाएगी। इधर से मतलब नहीं है, सरफेस से किरण का कोण नहीं लेना है। ध्यान देना है कहां कि अभिलंब से जो रे है उसके बीच का कोण लेना है। किरण से अभिलंब तक जाना है कि परावर्तित किरण से अभिलंब तक। इंसिडेंट रे
अभिलंब नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण होता है हमेशा इक्वल होता है। मान लीजिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इट मीन्स कि आप पतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उतने रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी उतना ही होता है। और इसे कहते क्या है, तो देखिए बच्चों, आपको ये जो I है अगर, तो यहां पर अगर R है तो दोनों इक्वल होता है, I बराबर R, ये एंगल का साइन है, L जैसा है तो कोण I बराबर कोण R, एंगल I बराबर एंगल R, इसको पढ़ेंगे। तो यहां जो I है, ये जो इंसिडेंट I है, ये तो बता दे कि इक्वल होता है। अब आपको यहां से देगा बच्चों, मान लीजिए यहां से दे दिया 20, तो इधर कैसे लेंगे, पूरा 90 होता है, अरे पूरा ये क्या होता है 90 होता है, सवाल में 90 होता है, तो नीचे का दिया रहेगा 40, तो ऊपर ले लेंगे 50, और ऊपर से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि नॉर्मल से ही मेजर करना है। और जो नॉर्मल से आपतित किरण जो कोण बनाती है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं बच्चों। जो ये कोण बनता है ना नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बनता है, इसका नाम है एंगल, इस I का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। क्यों आपतन कोण है, हिंदी मीडियम वाला है, आपतित किरण से बन रहा है, बनाना तो अभिलंबे से है, अभिलंब मेन है, वहीं से मेजर किया जाता है, लेकिन आपतित किरण से है, इसलिए क्या है, आपतन कोण है। और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। जो R होता है बच्चों, उसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे अभिलंब कहते हैं, सब बता दिए। ये जो R होता है ना, उसे कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन, क्योंकि परावर्तन से एंगल बना रही है और नॉर्मल के बीच होना चाहिए। परावर्तित किरण से इधर भी सरफेस है, इधर का कोण ले लेंगे तो नहीं होगा, ऊपर का परावर्तन कोण होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये लिख लेना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना बात हमने समझा कि क्या क्या चीज हुआ बच्चों। देखिए अभी क्या बताए, अभी आपको समझाए कि परावर्तन पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, कि कैसे क्वेश्चन लेंगे और कैसे क्या करेंगे, कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है, दिखाएंगे कि ग्रुप डी जैसा लेवल, रेलवे ग्रुप डी जो नीचा लेवल है, लेकिन कैसे न्यूमेरिकल पूछा है इससे लास्ट ईयर, पिछला साल। तो देखिए बच्चों, ये जो बता रहे थे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, अभी समझाए आपको। देखिए अभी कितना चीज क्लियर किए कि ये एक सरफेस होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन के लिए एक सरफेस होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल जो 90 डिग्री बनाता है, और जो टॉर्च से जो लाइट आती है रे, उसे कहते हैं आपतित किरण। जो आती है इंसिडेंट रे कहते हैं, जो आती है, जो आ रही है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये जो एंगल होता है, ये बता दिए आपको, I होता है, और ये क्या होता है, R होता है, इक्वल होता है, आगे रूल में पढ़ेंगे। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये कौन है बच्चों, इंसिडेंट रे, IR मीन्स इंसिडेंट रे, आपतित किरण मीन आने वाली किरण, जो आती है और टकरा करके जो लौट करके जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित किरण। एग्जाम्पल, जैसे देखो, जैसे शीशा है तो मेरा सरफेस हो गया ओपेक सरफेस, ये जो बनाए हैं शीशा है, इस पर सूर्य की प्रकाश आई, लाइट आई, रे आया सूर्य का, और चमक करके जब दीवार पर ऐसे कीजिएगा तो दीवार पर जा करके वो चमकेगा। तो जो ये किरण जाती है ना, वही दीवार पर जाकर के चमकती है। तो जो किरण आ रही है शीशा पर, वो आपतित किरण ये है, और जो लड़ करके जाती है दीवार पर, वो ये है, और बीच में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल दिखाई नहीं देता है। तो इतना चीज समझिए। तो I, अब देखिए पेपर में क्या करेगा, I जो देगा था ना है I एवं R जो है बच्चों, I एवं R हमेशा, हमेशा मीन्स ऑलवेज
मेजर विथ नॉर्मल। आपको क्या करना है कि आई आर को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है, अभिलंब से मापना है, ऐसे अभिलंब से आना है इंसिडेंट रे, अभिलंब से जाना है रिफ्लेक्टेड रे तक, सरफेस से नहीं। अब पेपर में क्या करेगा, एग्जामिनेशन में पेपर में आपको गुमराह करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल देता है नीचे वाला। मान लीजिए ये एंगल देता है, तो ये दे दिया 27 या 30, मान लीजिए ये दे दिया 30। अब आपसे पूछेगा कि एक प्लेन, अभी क्वेश्चन ऐसे ही आया था, 30 दे देगा कि सरफेस और इंसिडेंट रे, सतह और आपतित किरण का बीच का कोण 30 है। हमको तो चाहिए नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे का बीच का कोण, तो हम कहेंगे कि ये पूरा 90 होता है। कितना होता है बच्चों, 90। उसमें से इसने 30 दे दिया, तो इधर कितना बचेगा, 90 में से घटा कर लिखना है, जितना नीचे दिया रहेगा 90 में से घटा कर 60 लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये लेना है। तो एक बात ध्यान देना है कि हमेशा एंगल आई और आर, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, ऑलवेज विल मेजर फ्रॉम नॉर्मल। हमेशा अभिलंब से नापना है, हमेशा इस लाइन से मेजर करना है, इस लाइन तक जो किरण आ रही है उससे, और जो अभिलंब है उसके बीच का कोण मापना है। और जो जा रही है लड़के, जो लड़के टकरा के जा रही है, वहां से अभिलंब तक का बीच परावर्तन कोण होता है, और ये दोनों इक्वल होता है। इधर देगा, ये दोनों निकाल लेंगे तो जितना ये होगा उतने ये लिख देंगे इक्वल, और तो अब सवाल बनेगा। इतना बात समझ गए। दूसरा बात, आई आर हमेशा नॉर्मल से मेजर करना है। आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखवा दिए। अब चलते हैं, इतना बात समझ गए तो अब चलते हैं नियम पर। रिफ्लेक्शन के नियम क्या है और उस नियम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हेडिंग देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तो रिफ्लेक्शन के बारे में जान रहे थे कि रिफ्लेक्शन लाइट का होता क्या है। एक एक लाइट को इतना तोड़ करके आपको बताया जाएगा ना कि विश्वास नहीं। जो पेड कोर्स में हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, उससे कहीं थोड़ा भी कम नहीं, वही एनर्जी आपको यहाँ फ्री ऑफ एजुकेशन में दे रहे हैं बच्चों। सिर्फ आपको पढ़ना है, एक बार नोट्स बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या लिखेंगे। पहला जो होता है फर्स्ट नियम, पहला नियम जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो पहला जो नियम होता है बच्चों परावर्तन का, तो यहाँ फिगर है, देखिए ये फिगर है, ये क्या है, सरफेस है, सतह है। ये क्या है आपका, नॉर्मल है, अभी बता दिए। इधर से एक रे आ रही है, लाइट से, सन से या कहीं से लाइट जो आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, उसे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, आई आर का मतलब आपतित किरण होता है, इंसिडेंट रे यहाँ से लड़ कर गई, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। यहाँ जो एंगल बनता है आई मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। यहाँ जो है परावर्तन कोण आर मान लेते हैं। सबके बारे में बता दिए कि ये किसके किसके बीच है, नॉर्मल क्या होता है, किसे 90 बनाएगा। अब देखिए क्या होगा। तो पहला जो नियम कहता है ना बच्चों कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अभिलंब और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों हमेशा ऑलवेज एक ही समतल में, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अब ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है, हाई स्कूल तक पढ़ते आ रहा है, ये तो समझ रहा है, उसको कह देते हैं कि तीनों एक ही जगह है। ऐसा बात नहीं है। तीनों एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ही प्लेन का मतलब क्या है, एक ही प्लेन का मतलब एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन का मतलब बच्चों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन का मतलब जैसे आपको समझाते हैं, आपको प्लेन का मतलब समझाते हैं कि एक ही तल में कैसे होगा। तो देखिए जैसे अगर एक ये किरण है, एक अभिलंब भी है, एक परावर्तित भी है। तो अगर आपतित किरण बोर्ड से चिपका हुआ है, एक ही तल का मतलब समझिए, एक ही तल में होते हैं। तीनों तो दिखाई दे रहा है लेकिन एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है, तीनों सेम प्लेन में होते हैं, एज ए सेम प्लेन।
लिखेंगे इसका फर्स्ट नियम, लेकिन उसको समझते हैं कि जो बात बोला गया है एनसीईआरटी में उसको समझा करके दिया है, लेकिन समझने वाला जब समझाएगा बच्चों को तब क्लियर होगा कि जैसे कि एक ही समतल का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये चपका हुआ है तो अभिलंब भी चपका हुआ है, अगर ये बोर्ड से चपका है तो ये भी चपका है, तो तीसरकी जो लाइन है रिफ्लेक्टेड रे वो भी इसी से चपकना ही चाहिए। बोर्ड से तीनों चपकेगी तो एक ही समतल में, ये नहीं कि ये मान लीजिए बोर्ड से सटा हुआ है, ये बोर्ड से सटा हुआ है, ये ऐसे 3D में बाहर निकल रहा है लड़के, तो ये एक ही प्लेन नहीं हुआ, एक ही समतल नहीं हुआ। एक ही समतल का मतलब कि ये सटा है, ये सटा है, तो ये भी सटा है। तीनों अगर बोर्ड से सटा है तो तीनों को कहेंगे कि एक ही समतल में है। मान लीजिए ये बोर्ड से 60 पर बाहर है, ये भी 60 पर बाहर है, ये भी 60 पर बाहर है, तो कहेंगे कि एक ही प्लेन में है। तीनों बाहर होने, इना कि एगो सटल बा एगो बहरी बा, तो अलग अलग प्लेन हो जाएगा। तो एक ही प्लेन का मतलब ये होता है। या जैसे मैथ में 3D पढ़ते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, तो ये जो एरिया होता है ना एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई समतल, एक्स वाई प्लेन। इसमें अगर आपतित इसी में है तो अभिलंब इसी में होगा, परावर्तित भी इसी, ना कि इधर आ जाएगा। और जेड बना देते हैं तो ये एक्स जेड प्लेन हो जाता है। मान लीजिए जेड एक्स है तो ये एक्स जेड प्लेन बोला जाता है, एक्स जेड समतल। तो तीनों इसी में रहेगा, ये नहीं कि एक आपतित किरण इसमें है, अभिलंब है, या परावर्तित किरण इधर जा रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही समतल में होना चाहिए। या और समझना चाहते हैं अच्छा से कि एक ही समतल का मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने आंख बंद कर लिया, अपना आंख क्या कर लिया बच्चों? बंद कर लिया। 3 गो है आपतित किरण है, हमने आंख बंद कर लिया है। यहां पर एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, यहां पर एक अभिलंब है, यहां परावर्तित किरण। तो हम ऐसे हाथ चलाए तो तीनों पर जाएगा। अगर एक ही समतल में रहेगा तो एक पर हाथ चलाएंगे तो एक समतल वो कहलाता है कि तीनों टच हो जाए। ये नहीं कि एक दूगो भेटाता है तरह कोई एगो भेटाते देखे, एगो के जने हेने जाता, तो वो अलग समतल। एक ही समतल का मतलब देखिए, सेम प्लेन का मतलब यदि हम हाथ को ओवरलैप करें तो 3 नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी टच होगा, तीनों स्पर्श होगा, टचेज करेगा हाथ से, तो उसे सेम प्लेन कहते हैं। तो पहला नियम ये है कि क्या होता है बच्चों, पहला नियम लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ लिखेंगे, पहला नियम इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करता है एक ही प्लेन में, सेम प्लेन है, प्लेन एक ही प्लेन का, सेम प्लेन का मतलब समझा दिए। सेम प्लेन का मतलब समझना, ये तो तीनों दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम प्लेन का मतलब कि ये दिमाग में इमेज बने, ये दिमाग में इमेज बने कि सेम प्लेन का मतलब कि तीनों एक ही, अगर एगो चपका है तो तीनों बोर्ड से चपका है तो एक समतल में कहा जाएगा। एक समतल का मतलब ये नहीं होता है। और दूसरी बात, उसी समतल में होना चाहिए, उसी समतल में, ये नहीं कि एक चपका है एक बाहर है तो वो कहेंगे कि अलग अलग समतल हो गया। एक समतल का मतलब कि ऐसे बता दे कि एक पर हाथ फेरे ना तो तीनों पर चला जाए तो एक ही समतल में कहलाएगा। अगर तीनों टच नहीं हो रहा है, एक अलग है, तो उसको कहेंगे कि अलग समतल में है। तो इसका हिंदी हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इसका हिंदी होगा आपतित किरण बच्चों, इसका हिंदी होगा आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मतलब हुआ, एक एक का नोट्स बनाना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अब एक ही प्लेन समझा दिए हैं। अब आता है सेकेंड लॉ, दूसरा नियम जो आता है बच्चों, जो बताए हैं कि इक्वल होता है, वो है दूसरा नियम। क्या है कि दूसरा नियम जो है बच्चों कि ये जो एक
रे आती है ना, जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाती है, ये उतना ही एंगल बनाती है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो यही दूसरा नियम बन गया कि दोनों इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। पहला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे मेन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या बराबर होता है, एंगल ऑफ, लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम यही है कि जो आपतन कोण है ना, आई, एंगल आई, ये एंगल का साइन है, कोण का साइन है, बराबर एंगल आर, इतना, ये जो कोण होगा ये कोण इक्वल होगा। और ध्यान देना है, ये कोण हमेशा नॉर्मल और आपतन कोण कहेंगे इंसिडेंट रे से लेना है, सरफेस से देगा तो उसको 90 में से घटा करके यहाँ कोण लिखना है, ये ध्यान देना है। ये हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है। अब तीसरा नियम लिखते हैं। तीसरा नियम क्या है बच्चों, तब चौथा नियम पर चलेंगे। सिर्फ 2 नियम पढ़ करके आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा बात देखिए, तीसरा जो पूछता है ना, तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये पूछता है कि तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरा नियम से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दूसरा पर भी पूछता है, आपतन कोण दे देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो 20 ही मारेंगे क्योंकि इक्वल होता है, नियम पढ़े हैं नियम से। तो और अगला जो है, जो अगला है हम लोग का, देखिए अगला जो आपका है नियम तीसरा, जैसे ये है तीसरा नियम, ये बचता है कि ये तो समतल हो गया ओपेक्यू, ये नॉर्मल भी हो गया, यहाँ से एक रे आई इंसिडेंट रे, यहाँ से गई रिफ्लेक्टेड रे, तो पूछेगा कि मान लीजिए इसका वेग v है, इसका बच्चों वेग या स्पीड दे देगा 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, मान लीजिए v, तो क्या इसका वेग कितना होगा और स्पीड कितना होगा, वेग और स्पीड दोनों पूछता है, वेग कितना होगा स्पीड कितना होगा, ये पूछता है बच्चों। ये जो आती है आपतित किरण और जो जाती है परावर्तित किरण, जो आती है इंसिडेंट रे और जो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, इनका स्पीड क्या होता है, चाल, तो कहेंगे कि चाल बराबर होता है। चाल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है, बट वेग वेलोसिटी डिफरेंस होता है, ये पॉइंट लिखना है, यही पूछता है। चाल क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, याद रखना, ये दोनों के चाल, जैसे ये किरण आई 50 मीटर पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 50 मीटर चल रही है, तो ये भी 50 मीटर से जाएगी, लेकिन इसका वेग, दोनों का वेग अलग अलग होगा, चाल बराबर है। तो सबसे पहले तो मोशन चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। सर क्यों आप चाल को इक्वल बोल रहे हो, वेग को डिफरेंट बोल रहे हो, तो उसके लिए आपको मोशन जहां पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि वेग और चाल 1 घंटा तक समझेंगे दोनों में क्या अंतर है, लेकिन यहां समझा देते हैं कि वेग और चाल क्यों, इसका चाल बराबर है और वेग डिफरेंट है, अलग अलग होता है। तो देखिए आपतित किरण अगर v स्पीड से आई तो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड कितनी होगी, ऐसे पूछता है कि ये v स्पीड से आई तो इसकी स्पीड कितनी होगी, v से ज़्यादा, v से कम, v के बराबर, कि इनमें से कोई नहीं। ये अगर v स्पीड से आई तो इसका स्पीड क्या होगा, चाल पूछ रहा है, स्पीड। अब वेलोसिटी भी पूछता है। तो देखिए सबसे पहले चाल क्या है कि ये तो एक ही माध्यम है, माध्यम तो एक ही है बच्चों, जैसे ये हवा से आई तो हवा में जा रही है, समतल तो एक ही है, माध्यम तो इधर न बदलता है माध्यम। तो मान लीजिए कोई चीज एयर से एयर में गई, एयर से एयर में गई, लाइट का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एयर से एयर में गई, हवा से हवा में गई, हवा से हवा में गई, तो स्पीड चेंज नहीं होता है, चाल बराबर है। मान लीजिए हवा में उसका 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका चाल बराबर होगा। हवा से हवा में गई, पानी से पानी में गई, पानी से पानी में जा रही है, सोना से सोना में जा रही है, सेम मीडियम है तो स्पीड सेम रहेगा। अगर मीडियम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा, मान लीजिए हवा है, एयर है, एयर में आ रही है,
5 मीटर पर सेकेंड से। अब पानी में जा रही है तो पानी में जाएगी तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होने पर क्या हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, पानी में कम हो जाता है। आगे पढ़ेंगे जब आप प्रवर्तन का नियम पढ़ेंगे, परिवर्तन के बाद कितना कम होता है, कैसे कम होता है। तो यहाँ तो सेम चीज में चल रही है बच्चों, यहाँ क्या कर रही है, तो आपको ऐसे समझना है कि एक ही माध्यम में चले जी, जैसे हवा से हवा में गई लाइट, पानी से पानी में गई, सोना से सोना में गई, हीरा से हीरा में गई, पुआ से पुआ में गई, जिलेबी से जिलेबी में गई, सेम चीज में गई तो उसका स्पीड सेम रहता है। लेकिन अगर मीडियम बदल गया, जैसे पानी से हवा में गई, हवा से पानी में गई, सोना से पानी में गई, पुआ से रसा में गई, जिलेबी से दूसरा चीज में चली गई, तो उस सब में क्या होगा, जब अलग अलग मीडियम रहेगा तो उसका स्पीड भी अलग अलग होगा, स्पीड भी अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कहेंगे कि स्पीड सेम होता है, क्योंकि ये मीडियम क्या है, सेम है, एक ही मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, नीचे मीडियम बदलता है, कलई कर दिए तो जैसे मीडियम, तो ऊपर एक ही माध्यम, तो एक ही माध्यम में लाइट चलते हैं तो इसकी स्पीड चाल क्या होती है, बराबर होती है। अब अगला बात समझना है कि वेग इसका अलग अलग होता है। वेग क्यों अलग होता है, तो देखिए चाल, तो इसी माध्यम में चाल पानी से पानी में जाएगा तो समझा दिए कि क्या होगा, क्यों बदलेगी, स्पीड तो तब बदलती है जब मीडियम बदले, मीडियम सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम होगा। मीडियम सेम है, हवा है तो सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। क्यों, देखिए अब चाल तो बराबर है लेकिन वेग अलग है। देखिए चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। चाल जो हुआ ना, चाल स्पीड उसे कहते हैं जिसे 50 मीटर पर सेकंड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मान है, उसका वैल्यू है कि क स्पीड से जा रहा है, 1 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है तो 2 सेकंड में 100 मीटर जाएगा, ये इसका चाल है। क्या है बच्चों, चाल है। तो चाल तो 50 है तो ये 20 मीटर जा रहा है तो ये भी 20 मीटर जाएगा। लेकिन जो वेग शब्द होता है ना, वेग, वेलोसिटी ये सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, माने स्पीड तो रहबे करेगा प्लस डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन दिशा हो जाता है, ये समझना है। जो चाल होता है उसमें सिर्फ वैल्यू होता है, 50 वैल्यू होता है, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण कहते हैं, कि सिर्फ परिमाण होता है, वैल्यू होता है 50, 10, 30, 40 जो भी हो। और जो वेग होता है उसमें वो वैल्यू तो स्पीड तो रहबे करेगा, वो वैल्यू तो रहबे करेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, उसके साथ दिशा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एक लड़का है मोहन, जिसे मोहन है, मोहन, एक है सोहन। मोहन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से पूरब ईस्ट में जा रहा है बच्चों, ईस्ट में, और सोहन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से कहाँ, वेस्ट में, पश्चिम जा रहा है। तो देखिए ये वेस्ट में जा रहा है, पश्चिम, तो दोनों की चाल बराबर हुई, स्पीड बराबर हुई, लेकिन वेग अलग हो गया। क्यों, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। मीन्स ये समझिए कि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज होता है, वैल्यू भी रहता है कि 20 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में जा रहा है, वो दोनों चीज होता है। अगर एक भी चेंज हो गया, दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो कहेंगे कि वेग बदल गया। इसीलिए सर्कुलर मोशन में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वेग देता है, चाल पूछ देता है कि चाल क्या होता है, नियत होता है कि वेग नियत होता है, कि चाल वैरी होता है कि वेग वैरी होता है। तो देखिए इसमें दोनों चीज होता है। सर्कुलर मोशन में हमेशा दिशा बदलता रहता है तो वेग बदलता रहता है, इसीलिए वेग बदलता रहता है। तो डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन बदलेगा। अगर मान लीजिए एक भी कोई भी चीज बदल गया, इसमें स्पीड है, इसमें स्पीड प्लस डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी, इसमें तो ये कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं, स्केलर है। इसमें दो चीज है, एक वैल्यू भी है जिसे 50 मीटर पर सेकंड, और दिशा भी रहेगा कि किधर जा रहा है, पूरब की उत्तर, तो उसको वेग कहेंगे। उसमें से कोई भी एक चेंज हो गया तो कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, चेंज है। जैसे लड़का जा रहा है 20 से, ये जाएगा 30 से, मान लीजिए ये पूर्वे जा रहा है, तो क्या कहेंगे, स्पीड तो अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, और वेग भी अलग अलग है। क्यों, स्पीड भी अलग अलग तो वैल्यू अलग अलग है तो स्पीड अलग हो गया। डायरेक्शन सेम है लेकिन स्पीड अलग से, क्योंकि वेग में क्या होता है, स्पीड और प्लस डायरेक्शन दोनों देखा जाता है। कोई भी एक चीज अलग हो गया तो वेग अलग कहेंगे, तो कहेंगे मोहन सोहन की चाल भी अलग है और वेग भी अलग है, दिशा से मतलब नहीं है। अब मान लीजिए वेग बराबर है,
स्पीड बराबर है, दोनों 20-20 है, लेकिन ये पश्चिम जा रहा है वेस्ट, तब भी कहेंगे कि इसमें कहेंगे कि चाल तो बराबर है, स्पीड तो इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी वेग डिफरेंट है, क्योंकि ये पूरब जा रहा है, ये पश्चिम जा रहा है। तो इस वेलोसिटी में जो स्पीड होता है, वैल्यू होता है प्लस डायरेक्शन, दोनों होता है, और दोनों में से कोई भी एक चीज अलग हो गया तो कहेंगे कि वेग अलग है। इसीलिए देखो बच्चों, ये 20 से आई, 20 से गई, लेकिन ये इस दिशा में आ रही है, इसका एरो देखो इस दिशा में आ रही है, ये इस दिशा में जा रही है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, डायरेक्शन तो बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि वेग क्या होता है, अलग होता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है आईएएस लेवल में कि क्या होता है, वेग अलग होता है कि स्पीड अलग होता है, कि वेग इक्वल होता है कि स्पीड अलग हो इक्वल होता है, ऑप्शन दिया रहता है, इसी से क्वेश्चन बनाता है। तो आप लिखेंगे इसको कि स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी आप समझ गए होंगे। चाल और वेग किसे कहते हैं, चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 गए, 50 मीटर पर सेकेंड, ये भी 50 मीटर पर सेकेंड गया, लेकिन पूरब गया, ये पश्चिम गया, तो वेग अलग अलग हो गया दोनों का, लेकिन स्पीड दोनों का सेम है, चाल दोनों का सेम है। तो वेग डायरेक्शन पर निर्भर करता है, इसलिए यह सदिश वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो तीसरा ये नियम है, ये क्या है बच्चों, तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम में लिखेंगे, लिखो तीसरा नियम, तीसरा नियम में लिखेंगे लिखेंगे कि वेलोसिटी वेग डिफरेंट होता है और स्पीड चाल इक्वल होता है। लिखो इन तीसरा नियम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रे both have same speed, both have same speed, same speed, but different velocity, but different velocity, velocity। ये रहा एनसीईआरटी का टॉपिक कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो ये किरण होती है, ये इनके चाल तो बराबर होते हैं, चाल तो बराबर चलते हैं, लेकिन वेग अलग होते हैं, क्योंकि दिशा अलग है तो वेग अलग बोला जाता है। कंसेप्ट समझा दिए। तो ये इसका हिंदी होगा बच्चों, इसका हिंदी होगा कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के चाल बराबर होते हैं, लेकिन वेग अलग अलग होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण के क्या होते हैं, चाल बराबर होते हैं, चाल बराबर होते हैं, होते हैं, लेकिन वेग भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग 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 होते हैं। ये आपको याद रखना है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के चाल बराबर होते हैं, लेकिन वेग अलग अलग होते हैं। सब क्वेश्चन बनेगा जब बनवाएंगे, तो ये आपको समझना है। अगले बात पर काम करते हैं। चौथा एक नियम है बच्चों, चौथा एक नियम है। तो वेलोसिटी समझ गए क्या होती है, दोनों चीज होता है। चौथा नियम है कि ये जो होती है ना, ये नॉर्मल के अपोजिट साइड रहना चाहिए। इंसिडेंट रे इधर है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, रे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो अगला जो क्वेश्चन देता है बच्चों, चौथा नियम जो होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्मल के अपोजिट होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये एक प्लेन है, तो ये नॉर्मल है, तो आपतित किरण इधर से आई, इधर, तो नॉर्मल के इसी साइड में परावर्तित नहीं जाएगी, गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपतित किरण इस दिशा में है तो परावर्तित किरण इस दिशा में है। या आपतित इधर से आ रही है, नॉर्मल के इस साइड से, लेफ्ट से या राइट से, तो
वो दूसरा लेफ्ट या राइट दूसरी तरफ जाएगी। माने नॉर्मल के अगर इधर से कहीं से लाइट आ रही है तो लड़ने के बाद इस साइड में जाएगी, उसी माध्यम में इस साइड में। तो इसी नियम को लिखना है। क्या लिखना है कि एक दिशा में नहीं होती है। आपतित किरण परावर्तित दिशा नॉर्मल के एक साइड में नहीं होगा, नॉर्मल के अपोजिट होती है, नॉर्मल के विपरीत दिशा में होती है। नॉर्मल के एगो हेने रही तो एगो हेने रही, एगो हेने रही तो एगो हेने रही। आपतित और परावर्तित किरण नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। ये चौथा नियम है, एक दिशा में नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लिख दीजिए, लिखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे रे एंड रिफ्लेक्टेड रे always opposite side with respect to normal। हिंदी में आपतित किरण एवं परावर्तित किरण हमेशा अभिलंब के विपरीत दिशा में होती है, एक दिशा में नहीं होती है, एक दिशा में नहीं होती है, हमेशा अलग अलग रहेगी। एक इधर रहेगा तो एक इधर, एक साइड में दोनों नहीं हो सकता है। तो ये रहा चारों नियम रिफ्लेक्शन का। अब इस पर देखिए एक क्वेश्चन बनवाते हैं आपको बच्चों। इस पर जो जितना थ्योरी बताए हैं उसी पर एक क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पिछले साल का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पिछले लास्ट ईयर का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। लिखिए, इफ ए रे, क्वेश्चन है इफ ए रे ऑफ लाइट if a ray of light incident at angle 27 degree with the plane mirror with the plane mirror find the angle between इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हो, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल 27 डिग्री विथ द प्लेन मिरर फाइंड एंगल बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यदि हिंदी में लिख लो, यदि प्रकाश की एक किरण, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से किरण समतल दर्पण से 27 डिग्री का कोण बनाती है, 27 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, 27 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे और एंड परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल रहा बच्चों, ये रहा।
ये कह रहा है, देखिए कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है ऐसे एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये रे जो आ रही है ना ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये आ रही है जो इंसिडेंट रे हो गई, ये आपतित किरण, ये 27 इधर बना रही है, इधर बना रही है बच्चों 27 डिग्री। ये समतल दर्पण से बना रही है, समतल दर्पण से बना रही है। देखो समतल दर्पण से 27 का कोण बनाती है, समतल दर्पण से तो नीचे बना रही है। अब पूरा 90 होता है तो ये 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 63, क्योंकि टोटल 90 होता है, 27 है तो 63 हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये 63 हुआ, तो जितना आई होता है उतने आर होता है, ये दोनों बराबर होता है तो ये भी 63 हो जाएगा। अब दो इसके बीच का कोण ये पूरा पूछ रहा है दोनों, तो दोनों जोड़ देंगे 63 प्लस 63 तो 126 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनता है। 27 इधर से बचे 27 जोड़ के 54 कर देंगे। 27 ये समतल से है, बताएं कि नॉर्मल से और आपतित किरण के बीच का कोण लेना है तो 63 हो जाएगा। ये 27 है तो ये 63 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। और इधर जितना कोण होता है उतने, तो ये भी 63 और 63 पूरा। आप ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच का कोण ये पूछ रहा है तो क्या कहेंगे? कितना हो गया बच्चों? 126। अब देखिए तो आगे क्या पढ़ेंगे आगे कि देखिए लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइट। अब इसी में पूछता है निकालने के लिए कि विचलन कोण निकालिए, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए जैसे अभी बताया कि ये नॉर्मल है, यहां से लाइट आई तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लाइट को कैसे जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये ऐसे क्यों चली गई? अगर ये कोई चीज नहीं होता ना, सरफेस नहीं होता तो ये सीधी जाती सरफेस। तो इस यहां से ये कितना भटक गई, यहां से ये कितना विचलित हो गई, अपने मार्ग से इतना डिविएट हो गई, यहां से डिविएट। तो इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल निकालने के लिए अगले क्लास में सीखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण क्या होता है। और इसी में अभी इसको इतना घुमा घुमा के दिया है क्वेश्चन, सिर्फ रिफ्लेक्शन से न्यूमेरिकल और देता है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आगे दर्पण, लेंस, बहुत चीज पढ़ेंगे, मिरर। तो अभी तो शुरुआत है, तो ये चीज सीखेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और मिलता है। और प्लेलिस्ट में पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, जाकर के पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले, एक भी क्वेश्चन साइंस का स्किप नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।